सरकारी नौकरी में 50 साल की उम्र में एंट्री, मतलब आमतौर पे ना 30 या 35 की उम्र के बाद तो ऐसा लगता है कि प्रतियोगी परीक्षाओं के दरवाजे लगभग बंद ही हो गए हैं। हाँ, बिल्कुल बंद ही मान लिए जाते हैं। है ना। एक आम धारणा बन गई है कि सरकारी तंत्र को सिर्फ युवा और नया खून चाहिए। लेकिन मध्य प्रदेश में एक ऐसी भर्ती आई है जिसने इस पूरी धारणा को पलट कर रख दिया है। एकदम सही कहा आपने। और यही वो बात है जो इस पूरी प्रक्रिया को बेहद खास बनाती है। मतलब ये सिर्फ कुछ खाली पदों को भरने का काम नहीं है। बिल्कुल। ये ग्रामीण प्रशासन के पूरे ढांचे को फिर से खड़ा करने की एक बहुत बड़ी योजना है। एक तरह से अनुभव को एक नया नजरिया दिया जा रहा है। हाँ, तो आज के हमारे इस डीप डाइव में हम इसी पूरी योजना के हर एक पन्ने को पलटने वाले हैं। कोई अटकलें नहीं, कोई अफवाहें नहीं। आज हमारे पास मध्य प्रदेश पंचायत भर्ती 2026 का पूरा आधिकारिक ब्लूप्रिंट मौजूद है। जी, और ये ब्लूप्रिंट मैं बता दूं कोई छोटी मोटी भर्ती का नहीं है। हम बात कर रहे हैं पूरे 23,011 पदों की। 23,011 पद, मतलब मध्य प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हर एक उम्मीदवार के लिए ये एक गेम चेंजर मौका है, जो प्रशासन का हिस्सा बनना चाहते हैं। बिल्कुल गेम चेंजर है। और आज हम एक तरह से क्लासरूम बोर्ड पर लिखे गए हर एक नियम को डिकोड करेंगे। पंचायत सचिव और ग्राम रोजगार सहायक के नए नियम, उनकी योग्यताएं और वो पूरा करियर ग्राफ जिसने बाजार में हलचल मचा दी है। हाँ, और इस हलचल की एक वजह भी है। जब कोई भी अभ्यर्थी 23,000 पदों का आंकड़ा देखता है तो उत्साह तो बढ़ता ही है, लेकिन साथ ही कई तरह के भ्रम भी पैदा होते हैं। बिल्कुल, नियम क्या होंगे, चयन कैसे होगा, और अक्सर यही भ्रम तैयारी की दिशा को भटका देता है। इसलिए मेरी कोशिश यही रहेगी कि आज मैं इस पूरी नीति को एक शिक्षक की तरह बहुत ही सरल और स्पष्ट भाषा में समझाऊं। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाना शुरू करते हैं। 23,011 पद, ये संख्या अपने आप में बहुत विशाल है, लेकिन किसी भी भर्ती का आधार उसके नियम होते हैं। मेरी नज़र सीधे 13 मार्च 2026 के उस नए राजपत्र पर जा रही है, जिसे गैजेट भी कहते हैं। हाँ, वो गैजेट जिसने पूरी व्यवस्था ही बदल दी। बिल्कुल। तो मैं यही पूछना चाह रही थी कि ये राजपत्र इतना महत्वपूर्ण क्यों है? मतलब क्या पहले पंचायत भर्तियों में अलग-अलग जिलों के अपने नियम होते थे, जिन्हें अब इसके जरिए एक समान किया गया है? देखिए, इसे समझने के लिए ना हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। पहले की व्यवस्था और इस नई व्यवस्था के बीच एक बहुत गहरी खाई है। अच्छा। हाँ, पहले क्या होता था कि पंचायत स्तर की भर्तियों में अक्सर स्थानीय पंचायतों और जनपद स्तर पर फैसले लिए जाते थे। इसका नतीजा ये था कि हर जिले या हर ब्लॉक में प्रक्रिया बिल्कुल अलग-अलग होती थी। मतलब कोई एक समान नियम नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं। कहीं कोई नियम लागू है तो कहीं कुछ और चल रहा है। इससे पूरी चयन प्रक्रिया एकदम बिखरी हुई और अपारदर्शी लगती थी। लेकिन अगर मैं डेविल्स एडवोकेट की तरह सोचूं, तो स्थानीय स्तर पर भर्ती होना तो अच्छी बात है ना। मतलब गांव का इंसान गांव में काम करेगा, वो वहां की स्थिति बेहतर समझेगा। फिर इसे अपारदर्शी क्यों माना गया? सैद्धांतिक रूप से तो ये तर्क बहुत अच्छा लगता है कि भाई स्थानीय इंसान है तो बेहतर समझेगा, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही थी। वो कैसे? जब भर्तियां बिल्कुल स्थानीय स्तर पर सरपंच या स्थानीय समितियों के हाथ में होती थीं, तो भाई भतीजावाद और राजनीतिक दबाव बहुत ज्यादा आ जाता था। ओह, हाँ, ये तो होता है। बिल्कुल, योग्यता अक्सर स्थानीय प्रभाव के आगे हार जाती थी। एक होनहार अभ्यर्थी जिसने दिन रात पढ़ाई की है, उसे हमेशा यही शिकायत रहती थी कि चयन निष्पक्ष नहीं हुआ। समझ रही हूँ। तो ये नया राजपत्र इसी को खत्म कर रहा है। जी, 13 मार्च 2026 के नए राजपत्र ने इस पुरानी व्यवस्था को जड़ से खत्म कर दिया। इस नई नियमावली ने, जिसका नाम है मध्य प्रदेश पंचायत सेवा नियम 2026, इसने पूरे प्रदेश के लिए एक ही लकीर खींच दी। मतलब अब नियम एक ही होंगे? हाँ, अब चाहे झाबुआ का दूरस्थ गांव हो या ग्वालियर के पास की कोई पंचायत, नियम पूरे प्रदेश में एक समान होंगे। इस पहली स्लाइड का सार यही है कि एक समान नियम और पारदर्शी प्रक्रिया। और सबसे बड़ा बदलाव जो इस राजपत्र में दिख रहा है वो ये है कि अब भर्ती मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल यानी MPESB करेगा। ये तो पूरी तरह से पावर ट्रांसफर जैसा लग रहा है। बिल्कुल, स्थानीय समितियों से निकालकर चयन का अधिकार एक केंद्रीय परीक्षा एजेंसी को दे दिया गया है, और यही इस पूरी भर्ती की सबसे बड़ी ताकत है। हाँ, क्योंकि इससे मेरिट के आधार पर चयन होगा। एकदम सही। जब MPESB जैसी एजेंसी परीक्षा लेती है तो एक राज्य स्तरीय कट ऑफ बनेगा, पारदर्शी मेरिट लिस्ट जारी होगी। स्थानीय सिफारिशों के लिए अब कोई जगह नहीं बची है। ये यकीनन एक बहुत बड़ी राहत की खबर है उन सभी उम्मीदवारों के लिए जो लाइब्रेरी में बैठकर पसीना बहा रहे हैं,
ये जानना बहुत सुकून देता है कि मुकाबला निष्पक्ष होगा। जी बिल्कुल। अब जब ये साफ हो गया है कि खेल के नियम सबके लिए बराबर हैं, तो अगला सवाल मैदान को लेकर है। ये नौकरियां आखिर है कहाँ? अगर हम अगली स्लाइड के आंकड़ों पर नजर डालें तो पूरे प्रदेश में अफसरों की बारिश हो रही है। हाँ, बहुत पद है। बालाघाट जिले में सबसे अधिक 890 पद स्वीकृत किए गए हैं, रीवा में 820 पद, छिंदवाड़ा में 790 और सागर में 635 से 765 पदों की स्वीकृति है। लगभग हर जिले में भारी संख्या में जगह खाली है। जी, ये दर्शाता है कि पंचायत स्तर पर मैन पावर की कितनी भारी कमी थी, जिसे अब सरकार एक मुश्त भर रही है। पद तो बहुत है, लेकिन जो सवाल सबसे ज्यादा परेशान करता है वो है योग्यता का। आज के दौर में क्या इस नौकरी के लिए केवल कॉलेज की डिग्री होना ही काफी है? ये एक ऐसा बिंदु है जहां अक्सर सबसे ज्यादा गलतफहमियां होती हैं। अगर हम ब्लूप्रिंट की तीसरी और चौथी स्लाइड को ध्यान से देखें तो यहाँ दो बिल्कुल अलग अलग पद हैं। ठीक है। और उनकी आवश्यकताएं भी अलग हैं। पहला पद है पंचायत सचिव का। ये एक बहुत ही जिम्मेदारी वाला पद है। इसके लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक यानी ग्रेजुएशन उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। ठीक है, तो पंचायत सचिव के लिए कॉलेज की डिग्री चाहिए। और दूसरा पद कौन सा है? दूसरा पद है ग्राम रोजगार सहायक, जिसे आमतौर पर GRS कहा जाता है। इस पद की प्रकृति थोड़ी अलग है, इसलिए इसके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास रखी गई है। मतलब सचिव के लिए ग्रेजुएशन और रोजगार सहायक के लिए 12वीं पास। ये तो बहुत ही सरल और सीधा नियम लग रहा है। कहानी इतनी सीधी नहीं है। अच्छा। यहाँ एक बहुत बड़ा पेंच है जिसे नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। इन दोनों ही पदों के लिए एक अनिवार्य तकनीकी शर्त है। तकनीकी शर्त? हाँ, मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर डिप्लोमा होना एकदम अनिवार्य है, जैसे DCA, PGDCA या इसके समकक्ष। ये कोई अतिरिक्त योग्यता नहीं है, ये एक अनिवार्य शर्त है। मतलब बिना कंप्यूटर डिप्लोमा के फॉर्म ही नहीं भर सकते? बिल्कुल नहीं भर सकते। लेकिन मान लीजिए किसी अभ्यर्थी के पास बीटेक कंप्यूटर साइंस की डिग्री है या उसने BCA किया हुआ है, लेकिन उसके पास ये DCA का 1 साल का डिप्लोमा नहीं है, तो क्या ब्यूरोक्रेसी इतनी सख्त है कि उस बीटेक वाले उम्मीदवार को भी बाहर का रास्ता दिखा देगी? देखिए, सरकारी नियमों की प्रकृति ही ऐसी होती है कि वो बहुत शाब्दिक रूप से चलते हैं। हाँ, ये तो है। हालांकि बीटेक या BCA को अक्सर उच्चतर योग्यता मानकर समकक्षता दे दी जाती है सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा, लेकिन असली चेतावनी उन अभ्यर्थियों के लिए जो सामान्य BA या BCom है। अच्छा, जो आर्ट्स या कॉमर्स वाले हैं। हाँ, और वो सोचते हैं कि उन्होंने स्कूल में एक विषय के रूप में कंप्यूटर पढ़ा था, इसलिए वे योग्य हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक विधिवत कंप्यूटर डिप्लोमा होना ही चाहिए। इस कड़े नियम के पीछे की वजह क्या है? मतलब क्या एक सचिव का काम से बैठकर रजिस्टर मेंटेन करना नहीं होता? यही वो पुरानी छवि है जिसे बदलना है। आज की ग्राम पंचायतें वो पुरानी पंचायतें नहीं रहीं जहां कागजों के पुलिंदे लाल फीते से बांधे जाते थे। तो अब क्या होता है? आज पंचायतों में करोड़ों रुपए का सीधा फंड आता है। वित्त आयोग का पैसा, स्वच्छ भारत मिशन का फंड, ये सब ग्राम स्वराज पोर्टल के माध्यम से मैनेज होता है। ओहो, मतलब सब ऑनलाइन? बिल्कुल। मनरेगा की हाजिरी ऑनलाइन लगती है, जियो टैगिंग होती है, डिजिटल सिग्नेचर के जरिए पेमेंट होते हैं। अगर सचिव को कंप्यूटर चलाना नहीं आता तो पंचायत का सारा विकास कार्य ठप पड़ जाएगा। हाँ, ये तर्क तो पूरी तरह से वाजिब लगता है। ग्रामीण प्रशासन अब पूरी तरह से डिजिटल हो चुका है। जी, सरकार को ऐसे लोग चाहिए जो पहले दिन से कीबोर्ड और माउस संभाल सकें। बेहतरीन। तो योग्यता और तकनीक को समझने के बाद अब बात करते हैं एक और बड़े पैमाने की, जो अक्सर भारी तनाव का कारण बनता है। आयु सीमा। बिल्कुल, आयु सीमा। 5वीं स्लाइड पर जो लिखा है, यहाँ सामान्य वर्ग के लिए आयु सीमा 21 से 35 वर्ष रखी गई है और आरक्षित वर्गों को नियमानुसार इसमें छूट मिलेगी। लेकिन यहाँ एक आंकड़ा ऐसा है जो बहुत चौंकाता है। 50 वर्ष वाला। हाँ, एक विशेष वर्ग को अधिकतम 50 वर्ष तक की छूट दी गई है। ये कोई छोटी मोटी रियायत नहीं है। 50 साल की उम्र में सरकारी नौकरी में आने का मौका, इसके पीछे आखिर क्या रणनीति है? इस रणनीति को समझने के लिए हमें 2026 नियमावली के उस हिस्से को देखना होगा जिसे हम करियर इकोसिस्टम कह सकते हैं। सरकार केवल एक नई फौज खड़ी नहीं कर रही है। तो फिर क्या कर रही है? वो पुरानी व्यवस्था के उपयोगी हिस्सों को भी सहेज रही है। जो 50 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा का प्रावधान है, वो विशेष रूप से उन अभ्यर्थियों के लिए है जो पूर्व में कार्यरत ग्राम रोजगार सहायक रह चुके हैं। अच्छा, तो ये रियायत उन लोगों के लिए है जो पहले से इस सिस्टम का हिस्सा रहे हैं। जी बिल्कुल।
लेकिन क्या ये नए और युवा अभ्यर्थियों के हक में कटौती नहीं है? मतलब जो युवा आज 22 साल का है, वो सोच सकता है कि 50 साल के व्यक्ति को क्यों वापस लाया जा रहा है? ये एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल है, लेकिन यहाँ प्रशासन संस्थागत ज्ञान और अनुभव को महत्व दे रहा है। अनुभव को? हाँ, जरा सोचिए, एक इंसान जिसने पिछले 10-15 सालों तक पंचायत में काम किया है, उसे गांव के जमीन विवाद पता है, उसे ये पता है कि मनरेगा का काम किस मौसम में कहाँ बेहतर हो सकता है। हाँ, ये प्रैक्टिकल नॉलेज तो किताबों में नहीं मिलती। बिल्कुल, उसे गांव की सामाजिक गतिकी की समझ है। तो जब MPESB के जरिए पारदर्शी चयन प्रणाली लागू हो रही है, तो सरकार का उद्देश्य पुराने अनुभवी लोगों को बाहर फेंकना नहीं है, बल्कि उन्हें एक मौका देना है। हाँ, उन्हें एक पारदर्शी तरीके से अपनी योग्यता साबित करने का मौका देना है। इसे हम अनुभव का सम्मान कह सकते हैं। ये नजरिया तो बहुत शानदार है। मतलब एक तरफ आप 21 से 35 वर्ष के तकनीकी युवाओं को सिस्टम में ला रहे हैं जो नई ऊर्जा भरेंगे, और दूसरी तरफ आप 50 वर्ष तक के अनुभवी हाथों को भी बनाए रख रहे हैं। बिल्कुल, नई ऊर्जा और पुराने अनुभव का ये मेल ही किसी भी प्रशासन को सफल बनाता है। ये सच में एक बहुत ही संतुलित इकोसिस्टम है। अच्छा, अब आते हैं उस मुद्दे पर जो शायद सबसे ज्यादा दिलचस्प है और जिस पर सबसे ज्यादा बहस भी हो सकती है। वेतनमान? हाँ, वेतनमान। जो उम्मीदवार इतनी मेहनत करेगा, MPESB का कठिन एग्जाम निकालेगा, उसे बदले में मिलेगा क्या? अगर हम नए राजपत्र के वेतन वाले हिस्से को देखें, जो हमारी छठी स्लाइड है, तो एक आंकड़ा है जो किसी को भी निराश कर सकता है। 10,000 रुपए वाला? बिल्कुल, 10,000 रुपए प्रति माह का शुरुआती वेतन। मतलब आज के समय में जब एक छात्र के महीने भर का चाय, समोसा, कमरे का किराया और लाइब्रेरी की फीस ही इससे ज्यादा हो जाती है, तो इतनी मेहनत के बाद सिर्फ 10,000, क्या ये नौकरी वाकई में कोई करियर बनाने लायक है? देखिए, अगर कोई सिर्फ इस शुरुआती आंकड़े को देखेगा तो यकीनन निराश होगा, लेकिन ये पूरी तस्वीर नहीं है। अच्छा, तो पूरी तस्वीर क्या है? इसे एक लंबी सीढ़ी की तरह समझना होगा। जो 10,000 रुपए प्रति माह का आंकड़ा है, वो कोई स्थायी वेतन नहीं है। इसे तकनीकी भाषा में परिवीक्षा अवधि या प्रोबेशन पीरियड कहा जाता है। मतलब ये सिर्फ शुरुआती समय के लिए? हाँ, ये लेवल 1 है, जो शुरुआती 2 वर्षों के लिए होता है, जिसमें आपको 10,000 रुपए फिक्स मिलेंगे। तो क्या ये 2 साल सिर्फ एक इंतजार का समय है? ये सिर्फ इंतजार नहीं है, ये एक इवैल्यूएशन का समय है। इसे एक तरह की इंटर्नशिप समझिए। अच्छा, ट्रेनिंग पीरियड। बिल्कुल, सरकार ये देखना चाहती है कि जिस उम्मीदवार ने परीक्षा पास की है, क्या वो सच में गांव की राजनीति और विकास कार्यों को संभाल सकता है। इन 2 सालों में उम्मीदवार काम सीखता है, सिस्टम में ढलता है। तो असली खेल इन 2 सालों के बाद शुरू होता है? जी, असली फायदा इसके बाद शुरू होता है। 2 साल की परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी करने के बाद उम्मीदवार सीधे लेवल 2 में प्रवेश करता है, जिसे नियमित नियुक्ति कहते हैं। हाँ, और यहीं से लागू होता है 7वां वेतन आयोग। इस स्तर पर आते ही वेतनमान 19,500 से लेकर 62,000 रुपए के शानदार स्केल पर आ जाता है। वाह, 10,000 के फिक्स स्टाइपेंड से सीधे 7वें वेतन आयोग के स्केल पर छलांग। ये तो वाकई एक बहुत बड़ा उछाल है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। समय और अनुभव के साथ व्यवस्थित पदोन्नति के जरिए उम्मीदवार लेवल 3 तक जा सकता है। प्रमोशन के जरिए? जी, जहां उसका वेतनमान 23,500 से शुरू होकर 80,500 रुपए तक पहुंच जाता है। 80,500 तक? मतलब जिस सफर की शुरुआत 10,000 रुपए के स्टाइपेंड से हुई थी, वो कुछ ही वर्षों में एक बेहद सुरक्षित और आर्थिक रूप से मजबूत करियर में बदल जाती है। यही कारण है कि उम्मीदवारों को शुरुआती 2 साल के संघर्ष को देखकर पीछे नहीं हटना चाहिए। वो एक इन्वेस्टमेंट है। बिल्कुल। ये विश्लेषण यकीनन उन अभ्यर्थियों के लिए एक ऊर्जा का काम करेगा जो शायद वो 10,000 का आंकड़ा देखकर मायूस हो रहे थे। जी बिल्कुल। तो अब जब हमने सारे नियम समझ लिए हैं, योग्यताएं डीकोड कर ली हैं और भविष्य की आर्थिक सुरक्षा भी जान ली है, जी। तो अंत में बात आती है एक्शन प्लान की, जो हमारी आखिरी स्लाइड भी है। आगे का रास्ता क्या है? आगे का रास्ता बहुत स्पष्ट है। अधिसूचना, आवेदन और चयन परीक्षा। देखिए, 23,011 पद इतिहास की सबसे बड़ी भर्तियों में से एक है। हाँ, अवसर बहुत बड़ा है। लेकिन इसके साथ एक कड़वा सच भी जुड़ा हुआ है। प्रतिस्पर्धा भी उतनी भयंकर होगी। लाखों युवा इस परीक्षा में बैठेंगे। तो ऐसे में एक गंभीर उम्मीदवार को अभी तुरंत क्या करना चाहिए? क्या MPESB के नोटिफिकेशन का इंतजार करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। नोटिफिकेशन का इंतजार करना सबसे बड़ी भूल होगी। MPESB बहुत जल्द ही परीक्षा तिथि जारी करेगा। उम्मीदवारों को आज और अभी से अपने सारे दस्तावेज तैयार रखने चाहिए, खासकर वो कंप्यूटर डिप्लोमा। हाँ, जैसे कि हमने चर्चा की, DCA या PGDCA अनिवार्यता है।
अगर किसी का सर्टिफिकेट अटका हुआ है तो उसे तुरंत व्यवस्थित करें। फॉर्म भरने के समय भागदौड़ करने का कोई फायदा नहीं होगा। और इसके अलावा दूसरी बात, मानसिकता बदलनी होगी। इसे सिर्फ गांव की एक छोटी सी नौकरी ना माने, ये एक राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षा है। इसलिए अपनी रणनीतिक तैयारी आज से ही शुरू कर दें। ये बहुत ही सटीक सलाह है। आज की ये चर्चा निश्चित रूप से उन सभी उम्मीदवारों के लिए एक मजबूत नींव का काम करेगी जो मध्य प्रदेश पंचायत भर्ती 2026 को अपना लक्ष्य बना चुके हैं। जी, मुझे भी यही उम्मीद है। तो अब ये स्पष्ट है कि नियम पूरे प्रदेश में एक समान है, परीक्षा पारदर्शी होगी, कंप्यूटर का ज्ञान अनिवार्य है और शुरुआती 2 साल के बाद 7वें वेतन आयोग का सुनहरा भविष्य है। बिल्कुल। अब इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले एक विचार है जिस पर सभी सुनने वालों को गहराई से सोचना चाहिए। जरा कल्पना कीजिए 23,011 पद। जब ये 23,000 से ज्यादा नए युवा और तकनीक में पूरी तरह से पारंगत कर्मचारी, जिनके हाथ कीबोर्ड पर तेजी से चलते हैं, जिन्हें ई ग्राम स्वराज पोर्टल की समझ है, जब ये एक साथ मध्य प्रदेश के सुदूर गांवों में अपनी कुर्सियां संभालेंगे, तो क्या ये सिर्फ रोजगार का एक आंकड़ा बन के रह जाएगा या फिर ये मध्य प्रदेश के पूरे ग्रामीण ढांचे को बदलने की एक शुरुआत है? बहुत सही पॉइंट है। क्या ये पंचायत भवनों को डिजिटल हब में बदलने और ग्रामीण प्रशासन को आधुनिक बनाने की एक मौन क्रांति का शंखनाद है? जब एक साथ 23,000 टेक सेवी लोग ग्रामीण भारत के जड़ों में काम करेंगे, तो जो बदलाव आएगा ना, वो ऐतिहासिक होगा। इस कोहरे से बाहर निकलकर विकास की उस साफ तस्वीर के बारे में जरूर सोचिएगा। बिल्कुल, ये सिर्फ रोजगार नहीं है, ये मध्य प्रदेश के ग्रामीण भविष्य की नई स्क्रिप्ट है। इसी विचार के साथ हमारा आज का